हॉरर फिल्म को जिसका नाम है द डार्क बाइबल या फिर सेटन द डार्क। मूवी काफी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बढ़िया फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि सन 1600 में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और वो इंडिया में ट्रेड करने आई थी। और सबसे पहले वो केरला और तमिलनाडु में आए थे और वहां उन्होंने ट्रेड के साथ साथ अपने धर्म यानी कि क्रिश्चियनिटी और कैथोलिक टीचिंग्स को और प्रैक्टिसेस को केरला और तमिलनाडु में फैलाने की कोशिश करी। और देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर कब्जा कर लिया। और तब 1880 में रेबेलियन शुरू हो गई थी और तब क्रिश्चियन प्रीस्ट के भेस में ज्यू प्रीस्ट जो होते हैं वो केरला और तमिलनाडु आए और वो विच क्राफ्ट और काले जादू की प्रैक्टिसेस करा करते थे और उनकी टीचिंग्स बहुत ही अलग और डार्क हुआ करती थी। इनफैक्ट वो लोग तो ज्यू प्रीस्ट भी नहीं होते बल्कि वो तो सेटन को वर्शिप करने वाले लोग थे और इसी बात के खिलाफ क्रिश्चियन प्रीस्ट हो गए थे। और इसलिए ज्यू प्रीस्ट जो थे उनके लीडर फर्नांडिस और उसके खास आदमी अर्मिलियस को, जो कि एक यंग प्रीस्ट हुआ करता था, तो उन्होंने अपने बाकी फॉलोअर्स के साथ मिलकर तमिलनाडु और केरला के पिछड़े गांवों में जाकर अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने का सोचा। और वो गांव थे अस्तिनापुरम, कुल्लुकुजी और मिट्टाकराई। और फर्नांडिस की टीचिंग्स काफी हद तक उन गांव के लोगों में फैल भी गई थी। लेकिन फर्नांडिस को अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को और भी ज्यादा स्प्रेड करना था, बेसिकली डार्क मैजिक को। और इसलिए उसने अर्मिलियस के साथ मिलकर मैलिशियस मैग्नस नाम की एक किताब को लिखा था जो कि डार्क आर्ट्स की किताब है। और उसका इस्तेमाल करके उसने अपनी टीचिंग्स को और भी ज्यादा स्प्रेड करने का प्लान बनाया, जिसके अंदर असल में खत्म हुए लोगों को जिंदा कर देने तक की शक्ति थी। और भी बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन उस किताब का इस्तेमाल करने से पहले ही फर्नांडिस खत्म हो गया। लेकिन अर्मिलियस को उस किताब को इस्तेमाल करने का मौका मिल गया था और उसने अस्तिनापुरम के लोगों के सामने ही फर्नांडिस को जिंदा करने की कोशिश करी। और वो सब कुछ उस गांव की एक लड़की विक्टोरिया ने अपनी आंखों से देखा था और इससे उसकी मेंटल स्टेबिलिटी खो गई। अब जो भी अर्मिलियस ने किया था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अर्मिलियस और उसके साथियों को इंडिया से भगा दिया। लेकिन उनके जाने के बाद भी अर्मिलियस की टीचिंग्स को फॉलो करने वाले लोग सेटन को हर 10 साल में एक बार एक इंसानी बलि दिया करते थे। और हमको दिखाया जाता है कि अर्मिलियस के फॉलोअर्स एक छोटे बच्चे का गला काट कर उसकी बलि दे देते हैं। और इससे पता चलता है कि अर्मिलियस के फॉलोअर्स कितने ज्यादा क्रूअल थे, कितने जालिम थे। खैर, अब इसके बाद कहानी 1973 यानी कि 1973 में शिफ्ट होती है और हम अस्तिनापुरम गांव के लोगों को देखते हैं। और हमको ये बताया जाता है कि वहां पर ड्रीम और रियलिटी में उनको फर्क नहीं पता चलता क्योंकि वो बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। फिर हम विक्टोरिया की बेटी मर्सिलिन को देखते हैं और मर्सिलिन की बेटी अलीशा को भी दिखाया जाता है। अब विक्टोरिया को एक रूम के अंदर हमेशा बंद करके रखते हैं और खाना भी वो विक्टोरिया को वहीं दिया करते। लेकिन आज विक्टोरिया मर्सिलिन के हाथ से खाना नहीं खा रही थी, तो मर्सिलिन अब अलीशा को कहती है कि वो अपनी नानी विक्टोरिया को जाकर खाना दे दे। लेकिन हम देख पाते हैं कि विक्टोरिया के कमरे से अजीब सी हंसने की आवाज आ रही थी। उसके साथ साथ काफी और भी अजीब सी आवाजें थी, जिसके साथ ये तो पता चलता है कि विक्टोरिया नॉर्मल तो नहीं है और उसके साथ कुछ तो दिक्कत है। और एक और वियर्ड बात ये थी कि मर्सिलिन अपनी ही माँ को खाने के लिए कच्चा मांस दिया करती थी। अब अलीशा विक्टोरिया को खाना देने चली जाती है और फिर कहानी यहाँ से 1989 में आती है। हम देखते हैं कि अलीशा बड़ी हो गई थी और उसकी एक छोटी बहन आयरीन भी थी जो कि सुन और बोल नहीं सकती। और अभी तक हमें मर्सिलिन के हस्बैंड को नहीं दिखाया गया था। खैर, अब अलीशा को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान थी क्योंकि उसकी माँ मर्सिलिन काफी अजीब सा बर्ताव करा करती। लेकिन मर्सिलिन उसको स्कूल जाने के लिए कहती है और अलीशा मर्सिलिन के साथ स्कूल चली जाती है। फिर हम सागर नाम के एक लड़के को देखते हैं और वो भी अस्तिनापुरम में ही रहता है। और आज जब अस्तिनापुरम की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्रिश्चियन है और पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी उस गांव के कुछ इलाकों में अभी भी वो लोग रहते हैं या फिर उन लोगों के वंशज रहते हैं जो कि सेटन को पूजते हैं। और असल में अलीशा भी उन्हीं लोगों के गांव में रहा करती थी जहां पर सेटन को पूजा जाता था। फिर हमें सागर बताता है कि वो अलीशा को पसंद करता है, लेकिन वो कभी अलीशा से बात नहीं कर पाता और आज तक उसने कभी अलीशा से बात भी नहीं करी थी क्योंकि बचपन से ही आसपास के गांव के लोग अलीशा के बारे में अजीब अजीब बातें बोलते थे कि उसके घर वाले अजीब हैं और वो भी अजीब है। खैर, फिर हम देखते हैं कि सागर और उसके दोस्त बास्केटबॉल खेल रहे थे और वहीं पर अलीशा बैठी हुई थी, लेकिन फिर वो वहां से उठकर चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद में होता यह है कि सागर और उसके दोस्तों की फाइट अपने ओपोनेंट टीम से हो जाती है, जो कि अचानक से हो गई थी। काफी वियर्ड सी बात थी।
खैर तभी हम मर्सिलिन को देख पाते हैं जो कि अलीशा के स्कूल के चर्च में आई थी और वहां पर हम फादर जेवियर को देखते हैं और उनके बर्ताव से साफ था कि मर्सिलिन का चर्च में आना मना था। लेकिन मर्सिलिन वहां पर गॉड से माफी मांगने आई थी और वो बार बार यही बात बोल रही थी कि गॉड उसे माफ कर देंगे। लेकिन फादर जेवियर बोल रहे होते हैं कि जैसा पाप मर्सिलिन ने किए हैं उसके लिए मर्सिलिन को माफी नहीं मिलेगी। लेकिन वो ये कहती है कि गॉड उसकी तरफ देखकर उसे माफ कर देंगे। और अचानक से वहां पर वो जो जीसस क्राइस्ट का स्टैचू होता है वो अपने सर को मोड़कर मर्सिलिन की तरफ टिल्ट कर देते हैं और उसको देखकर सभी सिस्टर्स बहुत ही ज्यादा डर गई थी। लेकिन फादर जेवियर समझ गए थे कि शायद से गॉड भी मर्सिलिन को माफ करना चाहते हैं। बट आई बिलीव कि यहाँ पर ये गॉड की मर्जी नहीं थी बल्कि कुछ तो ईविल था जिसके चलते ऐसा हुआ। एनीवेज अब इसके बाद मर्सिलिन फादर जेवियर से कन्फेस करती है कि एक आवाज है जो कि उससे ये सब करवाती है और जो भी उसने किया है वो उससे उस आवाज ने करवाया है और वो वहां उस काम के लिए माफी मांगने आई थी जो काम उसे विक्टोरिया ने करने के लिए बोला था। यानी कि वो आवाजें जो आ रही थी वो उसकी माँ की विक्टोरिया की ही थी, लेकिन वो काफी ईविल आवाजें थी। खैर वो काम उसे करना ही होगा क्योंकि उसका खुद पर कोई भी बस नहीं रहता, यानी कि कोई कंट्रोल नहीं रहता। ऐसा लगता है कि जैसे कोई उससे वो सब करवा रहा हो। खैर तभी हम मर्सिलिन के हाथ पर एक पेंटाग्राम भी देख पाते हैं जो कि यहाँ पर डेविल का सिंबल है। अब हमें सागर को दिखाया जाता है जो कि अलीशा को एक गिफ्ट देता है और छुट्टी होने के बाद सागर और उसके दोस्त ये देखते हैं कि क्या अलीशा गिफ्ट ओपन कर रही है या फिर नहीं, लेकिन वो उस गिफ्ट को बैग में रख लेती है। अब सागर की फ्रेंड अलीशा से पूछती है कि क्या वो सागर को पसंद करती है, तो वो बातों ही बातों में बता देती है कि हाँ वो भी सागर को पसंद करती है। खैर अब तभी वहां पर एक सिस्टर आती है और वो अलीशा को सारी बात बताती है और बोलती है कि मर्सिलिन से बात करने के बाद से ही फादर जेवियर को बहुत तेज बुखार आया है और सिस्टर अलीशा को मर्सिलिन के पास जाने के लिए कहती है। अब इसके बाद अलीशा अपनी बहन आयरीन को लेकर अपने घर जाती है और उसे वहां पर मर्सिलिन मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब सा बर्ताव कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल कभी वो लोगों को हर्ट करने की बात कर रही थी कि वो लोगों की उंगलियां काटना चाहती है और उनके दांत उखाड़ना चाहती है और कभी अचानक से वो नॉर्मल बर्ताव करने लगती। खैर अब अलीशा अपनी माँ मर्सिलिन को घर जाने के लिए कहती है, लेकिन मर्सिलिन को अपने पड़ोसी से कोई काम था तो अलीशा यहाँ पर मर्सिलिन को घर जाने के लिए बोलकर खुद ही अपने पड़ोसी के घर जाती है और उसे उनके दरवाजे पर खून लगा दिखता है। उनके छत के ऊपर अलीशा को एक कटी हुई उंगली भी मिलती है जो कि टंगी हुई थी। इसको देखकर अलीशा बहुत डर जाती है और भागकर वापस अपने घर लौट आती है। खैर अब वो घर जाकर ये देखती है कि उसकी छोटी बहन आयरीन बहुत डरी हुई थी क्योंकि मर्सिलिन किचन के अंदर एक चाकू से अपनी ही उंगलियों काटने की कोशिश कर रही थी, तो अलीशा उसे वैसा करने से रोकती है और फिर वो अपने आप नॉर्मल बिहेव करने लगी थी और इससे वो बहुत परेशान थी क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। अब इसके बाद ये खाना खाने लगते हैं और मर्सिलिन डिनर से पहले प्रेयर करने के लिए कहती है, लेकिन जब वो प्रे करने लगते हैं तो मर्सिलिन को विक्टोरिया के विस्पर करने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से उसको कुछ होने लगता है और वो फिर से अजीब सा बर्ताव करने लगती है। अब इन सब से अलीशा बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी माँ पहले जैसी हो जाए। फिर इसके अगले दिन अलीशा स्कूल जाने से मना करने लगती है तो मर्सिलिन ये कहती है कि अलीशा उसे घर में बंद करके चली जाए क्योंकि फिर उसे पता नहीं कि वो घर से कब बाहर चली जाएगी और क्या कर बैठेगी, और इसी वजह से अलीशा स्कूल नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अलीशा उसे घर में बंद करने के लिए मना कर देती है, लेकिन मर्सिलिन के इंसिस्ट करने पर वो अपनी माँ को घर के अंदर ही बंद कर देती है और स्कूल चली जाती है। अब स्कूल के अंदर अलीशा के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी और उसको बहुत ही दर्दनाक आवाज आने लगती है और अचानक से सब कुछ रुक जाता है और अक्सर ऐसी ही चीजें उसके साथ में हुआ करती थी जिस वजह से सभी लोग उसको अजीब कहा करते। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अलीशा के गांव के एक कपल की बच्ची जिसका नाम एंजल था वो घर से गायब हो गई थी और उनके साथ भी अजीब चीजें हो रही थी। लाइक उन्हें घर के अंदर और बाहर दोनों जगह से अपनी बच्ची की आवाज आ रही होती है, लेकिन तभी अचानक बाहर अंधेरा हो जाता है और ये कपल अपने घर में ट्रैप हो गए थे और वो दोनों विंडो से बाहर देखते हैं तो उनकी बच्ची एंजल किसी की तरफ बढ़ रही होती है और वो एंजल की माँ की तरह दिख रही थी। लेकिन हम गौर करते हैं कि वही पास में मर्सिलिन भी बैठी थी, यानी कि ये सब उसका मायाजाल था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अलीशा को एक कौवा यानी कि रेवन बर्ड विंडो के बाहर बैठकर देख रहा होता है। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन। एनीवे उसे वहां से भगाने के लिए अलीशा आवाज करती है और इसी वजह से उसकी टीचर अलीशा को प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाती है। खैर इसके बाद सागर अपनी फ्रेंड मोनी को अपने घर के लैंडलाइन का नंबर लिख कर देता है और वो मोनी को वो नंबर अलीशा को पकड़ाने के लिए कहता है। अब जब अलीशा ऑफिस से बाहर आती है तो मोनी उसे नंबर पकड़ा कर कहती है कि सागर के पिता एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जानते हैं तो वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अलीशा को इसके चलते ऐसा लगता है कि वो उसे पागल बोल रहे हैं तो वो नंबर लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी थी कि सागर उससे बात करना चाहता था। एनीवेज गांव पहुंचकर अलीशा देखती है कि वो कपल काफी रो रहा था जिनकी बच्ची गुम गई थी, यानी कि एंजल, और
उस कपल में जो बीवी होती है वो अलीशा की तरफ काफी गुस्से में देख रही होती है, जैसे कि वो इन सब चीजों का जिम्मेदार उसी को ठहरा रही हो, यानी कि इनडायरेक्टली मर्सिलिन के ऊपर इशारा था। एनीवेज अलीशा अपनी छोटी बहन आयरीन को लेकर जल्दी से अपने घर चली जाती है और वो ये देखती है कि घर के बाहर ताला लगा हुआ था और मर्सिलिन भी घर के अंदर ही थी, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही होती है। खैर अब डिनर के वक्त मर्सिलिन अलीशा को फिर से प्रे करने के लिए कहती है और जैसे ही अलीशा प्रे करना शुरू करती है तो घर की लाइट चली गई थी और विक्टोरिया अंदर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसको भूख लग रही थी। तो मर्सिलिन अलीशा को जाकर विक्टोरिया को खाना देने के लिए कहती है और अलीशा जैसे ही अपनी नानी विक्टोरिया को खाना देने के लिए उठती है तो लाइट फिर से वापस आ गई थी, यानी कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा था प्रेयर्स को रोकने के लिए था। अब अलीशा विक्टोरिया के लिए कच्चे अंडे एक बर्तन में डालकर विक्टोरिया के रूम के बाहर लेकर जाती है और वो विक्टोरिया को खाना देकर वापस आ रही थी और ये देखती है कि आयरीन फ्लोर पर बैठी हुई है और वो बहुत डरी हुई है। वहाँ पर टेबल पर उनकी माँ भी नहीं थी, तो अलीशा अपनी माँ को ढूंढने लगती है और उसे अपनी माँ एक दरवाजे के पीछे मिलती है जो कि अपने दांत उखाड़ रही थी। और आपको याद होगा कि उसने अजीब बातें करते वक्त कहा था कि उसका मन कर रहा है कि वो किसी के दांत उखाड़ दे या फिर किसी की उंगली काट दे, और ये दोनों चीज वो कर ही रही थी। उसने अपनी उंगली काटने की कोशिश करी लेकिन अब वो अपने दांत उखाड़ रही होती है। खैर अब तभी घर की सभी चीजें भी अपने आप गिर रही होती हैं और वो सब देखकर अलीशा बहुत घबरा जाती है कि तभी अचानक उसकी माँ मर्सिलिन बेहोश हो गई थी और अलीशा अपनी छोटी बहन आयरीन को किसी को कॉल करके वहां बुलाने के लिए कहती है और आयरीन सागर को कॉल करने लगती है क्योंकि उसे उसका नंबर मिला था टेलीफोन के पास में, क्योंकि अलीशा ने वहां पर वो पर्चा रख दिया था। लेकिन सागर जो होता है वो फोन अटेंड नहीं करता और तभी वहां पर गांव के लोग भी आ जाते हैं। तो अलीशा जल्दी से अपनी माँ मर्सिलिन को बिस्तर पर लेटाकर घर का सारा सामान ठीक करती है और फिर वो दरवाजा खोलती है। तो गांव के लोग ये बोलते हैं कि जिस कपल की बच्ची एंजल गुम गई है उस कपल का ये कहना है कि मर्सिलिन ने ही उनकी बच्ची को किडनैप किया था। लेकिन अलीशा कहती है कि उसकी माँ तो बहुत बीमार है और वो कहीं जा भी नहीं सकती, जिसके बाद में गांव वाले वहां से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह हमको ये खबर मिलती है कि फादर जेवियर मिस्टीरियस तरह से अपने ही चर्च में खत्म हो गए थे। तो पुलिस वहां पर आती है और मदर शीला इंस्पेक्टर को जेवियर की मौत की खबर को थोड़े समय के लिए छुपाने के लिए कहती है, लेकिन इंस्पेक्टर का कहना था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अलीशा और आयरीन स्कूल से घर आ रहे थे और तभी रास्ते में अलीशा के ऊपर वही काली रेवन बर्ड हमला कर देती है और वो अलीशा के कान को घायल कर देती है। खैर तभी ये रेवन बर्ड ऊपर से किसी की एक आई बॉल यानी कि आंख को नीचे फेंकती है और उस आई बॉल को देखकर अलीशा डर के मारे जल्दी से आयरीन को लेकर अपने घर चली गई थी। और घर पहुंचकर वो ये देखती हैं कि उनकी माँ मर्सिलिन जो थी वो दीवार की तरफ अपना फेस करके अपना ही फेस दीवार में मार रही थी और पूरे घर की चीजें भी अपने आप हिल रही होती है जैसे कि यहाँ पर कोई शैतानी शक्ति मौजूद हो। खैर तभी अचानक से मर्सिलिन अलीशा की तरफ फेस करती है और हमको ये पता चलता है कि उसकी एक आंख गायब थी, यानी कि वो आई बॉल जो कि वो रेवन बर्ड ने नीचे फेंकी थी वो किसी और की नहीं बल्कि मर्सिलिन की खुद की थी। एनीवेज मर्सिलिन अपनी ही बेटी अलीशा पर हमला कर देती है तो आयरीन सागर को फिर से कॉल करती है और हम एक चीज गौर करते हैं कि मर्सिलिन खुद को काफी रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई शैतानी अदृश्य शक्ति होती है जो कि उससे ये सब जबरदस्ती करवा रही थी और ये तो साफ था कि ये खुद से वो करना नहीं चाहती। तभी दूसरी ओर स्कूल के चर्च में दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर फादर जेवियर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहा था और फॉर्मेलिटीज करते करते रात हो गई थी। तभी उसे कॉल आती है कि गांव के बाहर 2 लोगों की लाशें मिली हैं, तो इंस्पेक्टर उन लाशों को भी मॉर्चुरी लेकर जाने के लिए कहता है। अब तभी हम देखते हैं कि सागर अपने फ्रेंड मुरली के साथ में सही समय पर अलीशा के घर पहुंच गया था और अब अलीशा और मर्सिलिन हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। खैर अब सागर अलीशा से ये पूछता है कि उसके घर में कोई और तो नहीं है, तो अलीशा उसे अपनी नानी विक्टोरिया के बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन आयरीन जो होती है वो सागर को अपनी नानी विक्टोरिया के बारे में बता देती है। और अब अलीशा के बहुत रोकने के बावजूद भी सागर जो होता है वो मुरली को लेकर घर चला जाता है ताकि वो विक्टोरिया को यहाँ पर ला सके। अब उधर हमें इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो कि फादर जेवियर और बाकी 2 आदमियों की लाशों के साथ में मॉर्चरी पहुंच गया था। खैर थोड़ी देर के बाद में वहां पर डॉक्टर आता है जहां पर वो उनके साथ ही लाशों का पोस्टमार्टम करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक अजीब सी चीजें होने लगती हैं जैसे कि लाइट अपने आप फ्लिकर होने लगी थी और जेवियर की बॉडी दूसरे टेबल पर अपने आप चली जाती है। इन सबको देखकर सभी बहुत डर गए थे। तभी डॉक्टर जेवियर के कपड़े उतारता है और जेवियर के पूरे शरीर पर डिमोनिक सिंबल्स बने हुए थे, जिसको देखकर डॉक्टर के साथ साथ बाकी सब भी वहां से भाग जाते हैं। और जब गांव वाले जेवियर की लाश को देखते हैं तो वो इंस्पेक्टर को कहते हैं कि वो उन लाशों का पोस्टमार्टम ना करे और वो उन लाशों को दफन कर दे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके साथ इन लाशों से भी बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। और इंस्पेक्टर उन लोगों की बात मजबूरी में माननी पड़ती है क्योंकि वहां पर जो कुछ भी हुआ था उसको देखकर यकीन हो गया था कि ये नॉर्मल केस नहीं था। तभी हम सागर और मुरली को अलीशा के घर पर देखते हैं और वो विक्टोरिया को ढूंढ रहे थे। उधर इंस्पेक्टर और गांव के लोग कब्रिस्तान जाकर उन डेड बॉडीज को दूसरे लोगों की ही ग्रेव के अंदर दफन करने लगते हैं। अब
इधर सागर विक्टोरिया के रूम के पास जाता है, लेकिन विक्टोरिया दरवाजा नहीं खोल रही थी, तो सागर दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और मुरली बाहर ही उसका इंतजार कर रहा होता है। अब अंदर सागर को विक्टोरिया और उसके हस्बैंड की फोटो मिलती है, लेकिन रूम के अंदर विक्टोरिया कहीं भी नहीं थी। दूसरी ओर अब ग्रेव को खोदते हुए इंस्पेक्टर और खुदाई करने वाले को एक लाश मिलती है एंड गेस व्हाट, वो लाश विक्टोरिया की थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो अभी भी जवान दिख रही थी और उसकी बॉडी बिल्कुल भी सड़ी नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर विक्टोरिया अपनी जवानी में ही खत्म हो गई थी तो अलीशा के घर में जो रह रही है, जो बूढ़ी थी, वो कौन है? फिर हम अलीशा के घर को देखते हैं कि कोई इनविजिबल शक्ति सागर को हॉन्ट कर रही थी और एक पल के लिए वो उस इनविजिबल शक्ति को देख पाता है और उसको देखकर वो बहुत डर गया था। ऊपर से रूम का दरवाजा भी खुद पे खुद बंद हो जाता है और सागर की आवाज भी रूम से बाहर नहीं जा रही थी, जैसे कि यहाँ पर कोई काला जादू हो रहा हो। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुलता है और सागर मुरली को लेकर वहां से भागने लगता है कि तभी उनको एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत ही शक्तिशाली थी। और उस आवाज को सुनकर मुरली किसी के पोजीशन में आ गया था और अब वो सागर को ही मारने लगता है। और तब जाकर हमको एक बात समझ में आती है कि जब अलीशा बास्केटबॉल गेम खेलते हुए बैठी हुई थी तो अचानक वो उठकर गई थी, जिसके बाद में ही सागर और उसके दोस्तों की फाइट हो गई थी। तो असल में हुआ ये था कि ओपोनेंट टीम का भी कोई लड़का यहाँ पर पोजीशन में आ गया था। एनीवेज अब मुरली ने सागर को मार मार कर अधमरा कर दिया था और वो उसको घर से बाहर फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ गाँव के लोग आ जाते हैं और शॉकिंगली वो वहाँ पर किसी चीज को देखते हैं जिसको देखकर वो बहुत डर गए थे और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद में किसी तरह से सागर हॉस्पिटल जाता है और वो समझ गया था कि अलीशा और उसका परिवार जो है उनके साथ में कुछ तो गलत है। और ऊपर से अब अलीशा किसी से बात नहीं कर रही थी और वो बस दीवार को लगातार देखे जा रही थी। खैर अगले दिन इंस्पेक्टर जो होता है वो सागर और उसके पिता को पुलिस स्टेशन बुलाता है और इंस्पेक्टर सागर के पिता का दोस्त है। अब वो उनको ये बताता है कि मुरली कल रात से गायब है और कल रात मुरली के माता पिता का भी देहांत हो गया। अब इसके बाद इंस्पेक्टर ये बोलता है कि सागर को इन सब से दूर रहना चाहिए, लेकिन सागर इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है जो अलीशा के घर में घटित हुई थी। लेकिन इंस्पेक्टर उसको ये बोलता है कि इतने सालों में अस्तिनापुरम के अंदर एक भी कंप्लेंट फाइल नहीं हुई थी, लेकिन वो फिर भी सागर के कहने पर अपने कांस्टेबल को बोलकर अस्तिनापुरम की फाइल्स को चेक करने के लिए बोलता है और उसे अस्तिनापुरम की एक फाइल मिलती है। लेकिन जैसे ही वो कांस्टेबल उस फाइल को उठाता है तो वियर्ड सी चीज ये होती है कि शेल्फ उसके ऊपर गिर पड़ती है और इंस्पेक्टर उसकी हेल्प करने जाता है। यानी कि कोई तो शक्ति थी जो कि नहीं चाहती थी कि अस्तिनापुरम की फाइल्स ओपन हो। तभी इंस्पेक्टर के टेबल पर रखी गई कुछ फोटोज पर सागर का ध्यान जाता है जिनमें जेवियर और बाकी 2 लाशों की पिक्चर्स थी और सागर उन लाशों पर बने हुए वही डिमोनिक सिंबल्स को नोटिस करता है। अब तभी इंस्पेक्टर को उस अस्तिनापुरम वाली फाइल के अंदर एक VHS टेप मिलती है और जब वो उस टेप को प्ले करते हैं तो उसके अंदर अस्तिनापुरम के मॉर्चुअरी की फुटेज थी, सेम वही मॉर्चुअरी जहां पर जेवियर का पोस्टमार्टम हो रहा था। और टेप में 4 डॉक्टर मौजूद थे जो कि एक केस पर काम कर रहे थे जो कि काफी मिस्टीरियस था, जिसके अंदर उन्हें अस्तिनापुरम के अंदर हुई मिस्टीरियस मौतों के पीछे का कारण जानना था। अब सबसे अजीब बात ये थी कि किसी भी बॉडी के अंदर डिकम्पोज होने का कोई भी निशान नहीं था, यानी कि कोई भी बॉडी नहीं सड़ी थी जैसे कि यहाँ पर विक्टोरिया के साथ था। और उन सभी लाशों के ब्रेन सेल्स अभी भी एक्टिव थे, लेकिन कोई भी बॉडी सांस नहीं ले रही थी, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर जेवियर के साथ क्या हुआ था। उसकी बॉडी भी सेम इसी तरह से हो रखी थी। सबसे बड़ी बात कि ये सारी की सारी लाशें उनको सुन सकती थी। एक और अजीब बात ये थी कि जिस बॉडी का वो पोस्टमार्टम कर रहे थे उस बॉडी की टंग नहीं थी, यानी कि पक्का उसने कोई ना कोई सैक्रिफाइस या फिर कोई ना कोई रिचुअल करा होगा। खैर अब इसके बाद वहां पर अचानक से पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगती हैं, लाइक सारी की सारी लाइट फ्लिकर करने लगी थी और वहां पर रखी हुई सारी की सारी लाशें अपने आप हिलने लगती हैं। और ये सब देखकर डॉक्टर्स बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि वो दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए थे और अब वो टेप भी वहीं पर खत्म हो जाती है। खैर इसके बाद इंस्पेक्टर अपने दोस्त यानी कि सागर के पिता को ये कहता है कि वो सागर को इन सब से दूर रखे क्योंकि ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेकिन हम सागर को स्कूल में देखते हैं जो कि मुरली को ढूंढ रहा था और मदर शीला कुछ चीजें जला रही होती है। खैर इसके बाद हम मुरली को देखते हैं जिसके हाथ पर सेम वैसे ही डिमोनिक सिंबल्स बने हुए थे और वो स्कूल की छत से कूदकर खुद को खत्म कर लेता है। और जब तक वहां पर एम्बुलेंस आती है तब तक मुरली खत्म हो गया था, लेकिन एम्बुलेंस उसको फिर भी हॉस्पिटल लेकर जाती है कंफर्मेशन करने के लिए एंड ऑब्वियस सी बात है पैसा ठगने के लिए। अब वहां डॉक्टर सागर और उसके दोस्तों को ये बताते हैं कि मुरली अब नहीं रहा। तभी हम मदर शीला को देखते हैं जो कि मर्सिलिन के पास आई थी उसको ये बताने के लिए कि मर्सिलिन जो भी करने वाली है वो उसे वैसा नहीं करने देगी और फिर मदर वहां से जाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से ही मर्सिलिन उनका हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद हम इंस्पेक्टर और सागर को देखते हैं जो कि अब मर्सिलिन को देखने आए थे। वो उससे कुछ सवाल जवाब करने वाले थे, लेकिन मर्सिलिन जो होती है वो अपने रूम में नहीं थी और रूम की दीवारों पर हर तरफ खून से बने हुए डिमोनिक सिंबल्स थे।
अब उन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद से मार्सेलिन खत्म हो गई होगी, तो वो मॉर्चुरी रूम में जाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं वहां पर उसका शरीर तो नहीं है, और वहीं टेबल पर मुरली की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन अब सागर को वहां पर मार्सेलिन की लाश तो नहीं दिखती, लेकिन उसे वहां पर मदर शीला की लाश दिखती है, जिसको मार्सेलिन ने खत्म कर दिया था जब उसने उसको रोका। यानी कि वहां पर खून से जो डिमोनिक सिंबल्स बने हुए थे वो मार्सेलिन के ही थे। खैर अब सागर इंस्पेक्टर को ये बात बताता है, जिसके बाद में मार्सेलिन को ढूंढा जा रहा था, वो भी खून के जुर्म में। फिर हम मार्सेलिन को ही देखते हैं जो कि मदर शीला के कपड़े पहनकर आयरीन से मिलने स्कूल आई थी, और मार्सेलिन की हालत बहुत खराब होती है। लेकिन फिर भी आयरीन उससे बिल्कुल नहीं डरती, और मार्सेलिन उसे बातों में बहला फुसलाकर अपने साथ घर ले जाती है। और जब तक सागर और इंस्पेक्टर स्कूल पहुंचते हैं तब तक मार्सेलिन आयरीन को लेकर वहां से निकल गई थी। अब इंस्पेक्टर जो होता है वो सागर और कुछ कांस्टेबल्स के साथ अलीशा के घर जाता है, और वहां पर उनको आयरीन मिल जाती है, और थोड़ा ढूंढने के बाद उनको घर के अंदर मार्सेलिन भी मिल गई थी, जिसको वो अरेस्ट कर लेते हैं। फिर इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल्स को बोलकर पूरे घर की तलाशी लेने के लिए कहता है, लेकिन तभी अंदर से गन शॉट्स की आवाज आती है, और इंस्पेक्टर देखता है कि सभी कांस्टेबल्स ने एक दूसरे को ही शूट करके खत्म कर दिया था, और वो जिस रूम के अंदर थे वहां पर हर तरफ कटी हुई उंगलियां लटक रही थी। और आपको याद होगा कि यहाँ पर मार्सेलिन ने कहा भी था कि उसका उंगलियां काटने का मन है। इनफैक्ट आपको एक बात और याद होगी कि मार्सेलिन को अपने पड़ोसियों के यहाँ पर जाना था, लेकिन वहां पर अलीशा गई थी जहां पर खून लगा हुआ था और वहां पर उंगली कटी हुई लटकी हुई थी, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर पूरे गांव के अंदर क्या हो रहा था। पक्का ये किसी बहुत ही बड़े सैक्रिफाइस का हिस्सा था। अब ये सब देखकर इंस्पेक्टर बहुत डर गया था, क्योंकि उसने ये सब पहले कभी नहीं देखा था, और अब वो जीप स्टार्ट करके वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वहां पर गांव के लोग आ जाते हैं और वो इंस्पेक्टर और उसकी जीप पर हमला कर देते हैं। फिर इसी बीच मार्सेलिन वहां से बचकर भाग गई थी और गांव के लोग भी वहां से भाग गए थे। फिर इसके बाद इंस्पेक्टर जल्दी से ही सागर और आयरीन को लेकर वहां से भागता है, क्योंकि आयरीन की मां तो भगौड़ी निकली और आयरीन की बहन अलीशा हॉस्पिटल में थी। तो इंस्पेक्टर आयरीन को अब सागर के ही घर रखने के लिए बोलता है, और सागर के पिता और सागर आयरीन को अपने घर ले जाते हैं। अब सागर आयरीन को घर तो ले आया था, लेकिन अब सागर सो नहीं पाता। जब भी वो आंखें बंद कर रहा था तभी उसे मार्सेलिन दिख रही होती है, और उसको बहुत तेज आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो कि हर तरफ से आ रही होती है। और ये आवाज इतनी दर्दनाक होती है कि सागर एक चाकू लेकर अपने ही कान के पर्दे को फाड़ लेता है, और फिर वो बेहोश हो जाता है। खैर अब वहां सागर का परिवार आता है, और सागर को ऐसी हालत में देखकर वो तुरंत ही सागर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। फिर हॉस्पिटल में सागर अलीशा से मिलता है, और अलीशा अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। सागर देखता है कि अलीशा के पिलो के पास में सेम वैसा ही डिमोनिक सिंबल बना हुआ था, और ये बात जाकर वो इंस्पेक्टर को बताता है कि हो सकता है कि ये सभी डेथ्स और जो वहां पर हो रहा है उनका कनेक्शन अलीशा और मार्सेलिन से ही हो सकता है, क्योंकि फादर जेवियर के बाद ही गांव के अंदर मौतें होना शुरू हुई थी, और उनसे मिलने के लिए मार्सेलिन ही लास्ट टाइम गई थी। तो वो सबसे पहले फादर जेवियर के घर जाते हैं, और वहां सागर को एक किताब के अंदर एक फोटो मिलती है, जिसके अंदर फादर जेवियर के साथ कुछ डॉक्टर्स भी थे, और उनका नाम भी उस फोटो के पीछे लिखा था। हो सकता है कि ये वही 4 डॉक्टर होंगे जो कि पहले यहाँ पर VHS टेप्स के अंदर थे। खैर अब इंस्पेक्टर को घर के बाहर एक ड्रम के अंदर कुछ जलता दिखता है, और चेक करने पर उनको पता चलता है कि मदर शीला ने जेवियर का सारा सामान जला दिया था, और ये हमने देख भी रखा है। लेकिन उसके अंदर एक लेटर था जिसके अंदर उस पिक्चर के पीछे एक नाम लिखा था, और वो था डैनियल। खैर अब सागर और इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद से डैनियल उनको कुछ बता सकता है, और अब इसलिए वो डैनियल का एड्रेस निकालकर उससे मिलने जाते हैं। अब उनको बात कर ये पता चलता है कि असल में डैनियल भी अस्तिनापुरम का ही है, लेकिन डैनियल उन दोनों से उस जगह के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। हालांकि इंस्पेक्टर और सागर उसे सारी बात बताने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि जेवियर के साथ गांव के और भी लोग मर रहे हैं, लेकिन डैनियल अभी भी उनको कुछ बताना नहीं चाहता। लेकिन सागर को डैनियल के घर में से कुछ पन्ने मिलते हैं जिन पर सेम डिमोनिक सिंबल बने हुए थे, जो कि अब तक सभी लोग देखते आ रहे हैं। खैर अब कहीं जाकर डैनियल उनको सच्चाई बताता है। वो बोलता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो तो अस्तिनापुरम छोड़कर वहां से निकल आया। वो ये बोलता है कि उन सब की एक लौती रीजन है विक्टोरिया, और यहाँ पर वो उन दोनों को सारी कहानी सुनाता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के थोड़े थोड़े असली पत्ते। साल 1950 था और अस्तिनापुरम एक बहुत ही अमीर गांव था, लेकिन उस गांव के ज्यादातर लोग सेटन की पूजा करते थे, और वो सेटन के क्रो यानी कि उसी रेवन बर्ड ब्लैक क्रो को मुर्गी के बच्चे और कभी कभी इंसानी सैक्रिफाइस दिया करते, और इंसानी सैक्रिफाइस में स्पेशली बच्चों का ही बलिदान दिया जाता था। अब अकेली विक्टोरिया ही ऐसी थी जो कि गॉड में विश्वास रखती थी।
आपको याद हुआ कि शुरुआत में विक्टोरिया ही वो लड़की थी जिसने कि वहां पर वो रिचुअल होते हुए देखा था, जिसके बाद से ही कहते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति हिल गई थी। खैर विक्टोरिया जो थी वो गॉड में स्टार्टिंग में पूरा विश्वास रखती थी और वो अपने हस्बैंड और बच्ची मर्सिलिन के साथ रहा करती, लेकिन उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा बीमार था और क्योंकि अकेली विक्टोरिया ही पूरे गांव में गॉड को मानती थी तो इसी वजह से बाकी गांव के लोग उसको पसंद नहीं करते थे। खैर फिर उसी गांव के अंदर एक दिन नैन्सी नाम की एक लेडी का बच्चा हुआ और विक्टोरिया नैन्सी के बच्चे को देखने जाती है, लेकिन विक्टोरिया के मुंह से जीसस क्राइस्ट का नाम सुनकर नैन्सी का हस्बैंड बहुत भड़क जाता है और विक्टोरिया पर हाथ उठा देता है और फिर विक्टोरिया वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी का हस्बैंड सेटन के स्टैचू के पास जाता है और वो अपनी जीभ काट लेता है और फिर वो अपना गला काट कर खुद की ही जान ले लेता है, विच एक्सप्लेन्स कि स्टार्टिंग में जो जीभ कटी हुई लाश मिली थी वो हो सकता है कि वो इसी आदमी की होगी। खैर अब अपने हस्बैंड की मौत से नैन्सी बहुत दुखी हो जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। मे बी शायद से ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि सेटन उसके बच्चे को सजा ना दे, क्योंकि यहाँ पर विक्टोरिया ने आकर जीसस क्राइस्ट का नाम लिया। लेकिन गांव के लोग नैन्सी के पास आते हैं और उसको ये बताते हैं कि उसका हस्बैंड जो था उसे वहां खींच कर लाया गया था और अब वो प्रीस्ट के पास जाते हैं। फिर कुछ महीने के बाद में विक्टोरिया का पति बहुत बीमार हो जाता है और वो मरने की कगार पर था। विक्टोरिया उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे कहीं से भी मदद नहीं मिलती। वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर पहले ही अपने घर से चला गया था और डॉक्टर के हॉस्पिटल के बाहर जो क्रॉस था वो भी अपने आप उल्टा हो जाता है और ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि विक्टोरिया गॉड में अपना फेथ खो रही थी और अब उसके पास सेटन को पूजने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब आखिर में वो गॉड में अपना फेथ खो देती है क्योंकि उसका हस्बैंड अब खत्म हो जाता है। अब इसके बाद विक्टोरिया विच क्राफ्ट की हेल्प से अपने हस्बैंड को जिंदा करने का प्लान बनाती है और वो नैन्सी के साथ अपने हस्बैंड की लाश को लेकर सेटन के स्टैचू के पास गई थी और वो वहां पर एक ग्रेव को खोदने लगती है जो की थी फर्नांडिस की और उस ग्रेव के अंदर वही डार्क बुक मेलिशियस मैग्नस भी थी। अब विक्टोरिया अपनी जीभ काट कर सेटन को सैक्रिफाइस देती है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि यहाँ पर जिन लाशों के अंदर जीभ नहीं हुआ करती थी वो लोग पक्का किसी न किसी तरह से सेटन के लिए सैक्रिफाइस देते थे या फिर रिचुअल करते थे। लेकिन अब इससे पहले वो रिचुअल को पूरा कर पाती गांव वाले वहां पर आ जाते हैं और वो विक्टोरिया को पीटने लगते हैं और वो उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। अब डैनियल बताता है कि रिचुअल अधूरा रहने की वजह से एक कर्ज गांव वालों के ऊपर लग गया था, इस वजह से गांव में खाने और पानी की कमी होने लगी, यानी कि लोग यहाँ पर अजीब तरह से खत्म होने लगे थे। मतलब कि शुरुआत में सेटन को ये लोग सैक्रिफाइस दिया करते थे खुद के गाँव की समृद्धि के लिए, पैसे के लिए, लेकिन अब जाकर सेटन ने इनको उल्टा कर दिया था, यानी कि यहाँ पर इनसे भी धोखा करा। सब कुछ यहाँ पर प्लान था एक, बल्कि सेटन ने अब ऐसा कर दिया था कि इन लोगों को समृद्धि नहीं मिलेगी बल्कि अपनी जान की भीख के बदले में सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर सेटन सबको सुरक्षित रखेगा। यानी कि उस दिन के बाद से जो गांव के लोग अपने सुख और समृद्धि के लिए सैक्रिफाइस दे रहे थे वो अब खुद के जिंदा रहने के लिए सैक्रिफाइस देंगे और सैक्रिफाइस में वो हर 10 साल में एक बच्चे की बलि देने वाले थे और आज भी उस गांव के अंदर सैक्रिफाइस का ट्रेडिशन चलता आ रहा था और अभी जो मौतें हो रही थी वो भी इसी का सबूत है। हम ये देखते हैं कि गाँव के लोग बहुत परेशान थे और वो सैक्रिफाइस देने की बात कर रहे थे। वो ये भी बताते हैं कि जो गाँव में हो रहा है उन सबके पीछे मर्सिलिन का हाथ है और वो कपल जिनकी बच्ची मर्सिलिन ने किडनैप करी थी यानी कि एंजल, वो ये कहते हैं कि वो सैक्रिफाइस देंगे, लेकिन गांव के लोग बोलते हैं कि उनकी बच्ची तो पहले ही नहीं मिल रही है तो वो किसका सैक्रिफाइस देंगे। तो वो दोनों अब आयरीन को उठाकर ले जाते हैं कि अब वो उसकी बलि देंगे ताकि यहाँ पर और मौतें ना हो। यानी कि शायद से 10 साल का वक्त फिर से आ चुका था जब यहाँ पर सेटन को बच्चे की बलि चाहिए थी। दूसरी ओर डैनियल ये बोलता है कि जिस सेटन को गॉड समझकर अस्तिनापुरम के लोग पूज रहे हैं उसी सेटन का कर्स उन लोगों को खुद की जान लेने पर मजबूर करता है और क्योंकि अस्तिनापुरम के लोग ब्लाइंड फेथ और विचक्राफ्ट को मिलाकर सेटन की पूजा करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि क्या सच है और क्या झूठ है। डैनियल अब ये बोलता है कि विक्टोरिया ने बहुत साल पहले अपने मरे हुए हस्बैंड को जिंदा करने की कोशिश करी थी लेकिन वो उसे जिंदा नहीं कर पाई और इसलिए अब वो मर्सिलिन की हेल्प से अपने हस्बैंड को जिंदा करना चाहती है और जो रिचुअल गांव वालों ने डिस्टर्ब कर दिया था उसकी वजह से जो कर्ज क्रिएट हुआ उसी की वजह से हर 10 साल बाद लोग मरने लगते हैं और तब गांव वाले एक बच्चे का सैक्रिफाइस देते हैं और वो उनको एक बात और बताता है कि जब कोई विचक्राफ्ट में मास्टर हो जाता है और उसकी विचक्राफ्ट हद से ज्यादा पावरफुल हो जाती है तो उसकी बॉडी यानी कि उसकी फिजिकल फॉर्म डीके होना शुरू हो जाती है, यानी कि बॉडी डिकम्पोज होने लगती है और धीरे धीरे वो दूसरों को दिखना बंद हो जाती है और इसलिए विक्टोरिया को कोई देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो अपनी बॉडी से बाहर रह रही थी या फिर ये कहें कि उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर थी। अब यहाँ सीन ये था कि जो ब्लैक मैजिक करके सेटन को सैक्रिफाइस देता रहेगा उसकी शक्ति उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी
और उसके बाद में होगा ये कि उसकी एज सेम उस वक्त जैसी हो जाएगी जब उस व्यक्ति ने अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए तपस्या करनी स्टार्ट की थी और लोगों का सेक्रीफाइस देकर पावर हासिल करनी शुरू करी होगी। अब सिंपल सी बात यह है कि हमने विक्टोरिया के शरीर को उसके जवान फॉर्म में देखा, यानी कि उसने ढेर सारे सेक्रीफाइस दे दिए थे, यानी कि गांव के अंदर जो बलिदान दिए जा रहे थे वो इसलिए ही थे। कटी उंगली का होना यह सबूत था कि कितने लोगों का यहाँ पर सेक्रीफाइस अब तक दिया जा चुका है। इसका मतलब ये था कि अब उसकी पावरफुल सोल उसकी बॉडी के अंदर जल्दी ही एंटर करने वाली है, यानी कि अब वो ट्रू विच के फॉर्म में बाहर आएगी, या फिर ये कह सकते हैं कि सेटन्स ब्राइड के रूप में, क्योंकि उसने ढेर सारे सैक्रिफाइस दिए हैं सेटन को खुश करने के लिए। और जब वो खत्म हुई थी उस वक्त शायद से वो जवानी थी, तो जवानी के वक्त में वो खत्म हुई थी और उसकी बॉडी अब वापस से वैसी हो गई है, यानी कि उसकी बॉडी सड़ रही थी लेकिन उसकी सोल जो थी वो यहाँ पर घर पर रहकर लोगों का सैक्रिफाइस दिया करती, और वो भी मर्सिलिन के द्वारा। यानी कि जो आवाजें मर्सिलिन को आया करती थी वो उसकी माँ की ही थी, जो कि उसको मजबूर कर रही थी, उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर रही थी ताकि यहाँ पर वो सब कुछ कर सके, सैक्रिफाइस करवा कर अपनी सोल को एनर्जाइज कर सके। और अब उसकी सोल जब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है तो उसके बाद में यहाँ पर वो अपनी सोल को वापस अपनी जवान बॉडी के अंदर डाल देगी, जो कि सेटन का दिया हुआ गिफ्ट होगा उसके लिए। और अब जाकर वो बन जाएगी एक बहुत ही खतरनाक विच, जो कि फाइनली अपने पति को जिंदा कर सकती है, और यही उसका असली मकसद था स्टार्टिंग से। खैर डैनियल उनको ये कहता है कि वो सब जो उस गांव में हो रहा है अगर उसको रोकना है तो उन्हें उस मेलिशियस मैग्नस नाम की किताब को खत्म करना होगा, क्योंकि उस किताब की वजह से ही सब कुछ शुरू हुआ था, और वो किताब ही उनको सब कुछ खत्म करने का रास्ता दिखा सकती है, और इसके लिए उन्हें उस किताब को ढूंढकर जलाना पड़ेगा। हालांकि लोगों का ये कहना है कि वो किताब जला दी गई थी, लेकिन वो किताब असल में फर्नांडिस की कब्र के अंदर उसके साथ है और उनको वो किताब ढूंढनी ही पड़ेगी। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि फर्नांडिस और अर्मिलियस ने गाँव के लोगों को विश्वास दिलाया था कि अगर किताब को कुछ भी हुआ तो गांव के लोगों के साथ साथ उसके लोग भी खत्म हो जाएंगे, और इसलिए ही गांव के लोग बाहरी दुनिया को, बाहर के लोगों को और पुलिस वालों को इस जगह पर आने नहीं देते। विच एक्सप्लेन्स कि उन्होंने यहाँ पर इंस्पेक्टर की जीप के ऊपर हमला क्यों किया था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उस किताब की रखवाली कर रहे होते हैं। और बूम, इसी के साथ में सेटन द डार्क मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सेटन द डार्क या फिर द डार्क बाइबल या फिर द ब्लैक बाइबल फिल्म की कहानी। अब देखो ये सच है कि ये जो कर्स था ये अर्मिलियस ने शुरू किया जब उसने फर्नांडिस को जिंदा करने की कोशिश करी, तो उससे रिचुअल गलत हो गया था, और रिचुअल गलत होने की वजह से पूरे गांव पर एक श्राप लग गया, जिस कर्स के चलते गांव के लोग खत्म होने लगे। और उन लोगों को खत्म करने वाली एक मलिशियस और वेंजफुल एंटिटी थी, और उसको शांत करके हार्नेस करने का तरीका था कि उसे इंसानी बलि दी जाए। लेकिन अर्मिलियस ने लोगों को ये बोला कि वो सैक्रिफाइस गांव की सुख और समृद्धि के लिए है, और क्योंकि गांव के लोग बिल्कुल ब्लाइंड फेथ से अर्मिलियस और उसकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे, तो उन्होंने अर्मिलियस की बात मान ली, जबकि गलती अर्मिलियस की थी कि गलती उससे हुई थी जिसका हर्जाना पूरे गांव को भुगतना पड़ा। और मुझे लगता है कि गलती अर्मिलियस से भी नहीं हुई थी, ये सब कुछ सेटन ने करवाया था ताकि उसको बलिदान मिलता रहे फ्री में। और अब इसके बाद विक्टोरिया ने इसी चीज को देख लिया था, इस रिचुअल को देख लिया था, लेकिन जब उसने ये नोटिस करा कि किसी को जिंदा करने का रिचुअल करा जा रहा है और सेटन उसकी हेल्प कर सकता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो विक्टोरिया ने किया उसका शायद से उन गांव के लोगों की मौतों से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो जो भी कर रही है उसका अपना पर्सनल मोटिव है, लेकिन गांव वालों ने उसे रिचुअल करने से रोक दिया था, जिसकी वजह से वो इविल एंटिटी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो लोगों को हर्ट करने लगी, वो भी पहले से भी ज्यादा। यानी कि गांव के लोग तो खत्म होते ही, जो कि अर्मिलियस के कर्स की वजह से हुआ था, यानी कि हर 10 साल में यहाँ पर बलि देनी होगी, नहीं तो लोग मरते रहेंगे, और ऐसा ही हो रहा था। लेकिन जब विक्टोरिया का रिचुअल कंप्लीट नहीं हुआ था तो उसके बाद से एंटिटी और गुस्सा हो गई, और यहाँ पर और भी ज्यादा जो गांव के लोग खत्म हो रहे थे उसको विक्टोरिया की स्पिरिट ही खत्म कर रही थी, ताकि वो बलिदान देती रहे और खुद की स्पिरिट को बहुत शक्तिशाली कर ले, ताकि वो अपने शरीर को जवान करके बिल्कुल सेम वैसी हो जाए, यानी कि जैसे वो रिचुअल करने के टाइम पर थी, ताकि वो अपनी शक्ति को बढ़ाकर अपने पति को फाइनली जिंदा कर सके। सिंपल सी बात है, उसे अपना अधूरा काम पूरा करना था। और एक बात और थी कि ये एंटिटी लोगों को कंट्रोल करके उनकी जीव इसलिए कटवा दिया करती होगी क्योंकि वो ऐसा करके उन लोगों को गॉड से डिस्कनेक्ट कर रही थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में प्रेयर करने को गॉड से सीधा कनेक्शन बोला गया है, और टंग काट कर वो एंटिटी प्रे करने की एबिलिटी छीन लेती है। और विक्टोरिया के केस में उसने वॉलंटरीली ऐसा करा था, यानी कि खुद की जीभ काट दी थी और उसने खुद को गॉड से डिस्कनेक्ट कर दिया था, जिसके चलते सेटन उससे बहुत खुश हो गया। और जब गाँव वालों ने विक्टोरिया को ऐसा करने से रोक दिया था, यानी कि अपना रिचुअल पूरा करने से रोक दिया, तो उसके बाद में हुआ ये था कि जो सेटन था वो गांव वालों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, और उसके बाद उसको और भी ज्यादा सैक्रिफाइस चाहिए थे।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विक्टोरिया की श्रद्धा को देखकर सेटन ने उसको वरदान दिया था कि वो यहाँ पर सेक्रीफाइस जब तक करती रहेगी, अपने ब्लैक मैजिक को इंक्रीज करती रहेगी, तो उसके बाद उसकी सोल इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वो वापस से अपने शरीर में जा सकती है और उसी के चलते वो शायद से अपने पति को भी जिंदा कर पाए। और इन सब के चलते उसने अपनी बेटी मर्सिलिन का ही इस्तेमाल किया था। उसने अपनी सोल की मदद से मर्सिलिन को पजेस किया और अपने सारे के सारे काम करवाए जो भी अब तक यहाँ पर चल रहे थे। और हाँ, यहाँ पर एक थ्योरी और निकल कर आती है कि जब विक्टोरिया ने ये रिचुअल होते हुए देखा था जो कि फेल हो गया था, तो मुझे लगता है कि पक्का उसका जो ध्यान था वो सेटन से हट गया होगा। माइट भी यहाँ पर पहले शायद से वो सेटन पर विश्वास करती होगी, लेकिन बाद में उसने गॉड की तरफ मुंह मोड़ लिया था। उसने देखा जब सेटन उनकी हेल्प नहीं कर सकता, किसी को जिंदा नहीं कर सकता, तो उसे लगा कि शायद से गॉड ही सही रास्ता होगा। लेकिन जब बाद में उसने ये देखा कि डार्क मैजिक की मदद से शायद से किसी को जिंदा किया जा सकता है, तो उसे लगा कि गॉड तो ऐसा नहीं कर पा रहे, तो पक्का उसे उस किताब का इस्तेमाल करके सेटन को ही पूजना चाहिए, जिसके चलते ही उसने ऐसा किया था। मतलब कि वो फर्स्ट टाइम था जब उसने पहली बार दिल से सेटन पर विश्वास किया। अब देखो, शुरुआत में अर्मिलियस जो था वो फर्नांडिस को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने यही गलती करी होगी कि सेटन को ढेर सारे सैक्रिफाइस नहीं दिए होंगे, जिसके चलते वो इतना पावरफुल नहीं था कि वो वहां पर फर्नांडिस को जिंदा कर सके। लेकिन शायद से विक्टोरिया को किताब पढ़कर ये चीज समझ में आ गई थी कि पहले ढेर सारे सैक्रिफाइस देने होंगे और तब जाकर शायद से एक सोल को वापस लाया जा सकता है, यानी कि उसके पति को, जिसके चलते ही यहाँ पर विक्टोरिया ऐसा कर रही थी। अदरवाइज इसका कोई और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं निकलता। बाकी इस मूवी के अंदर काफी सारे प्लॉट होल्स हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शायद इस मूवी का पार्ट 2 आए जिसके अंदर इसके बैकग्राउंड को और भी सारी चीजों को अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी चीजें अभी भी ऐसे हैं जो कि क्लियर नहीं है। बाकी उम्मीद करता हूँ जितनी थ्योरीज और हिडन थिंग्स मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली